नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज स्टॉक एक्सचेंज के मुतल्लिक बात करूंगा। आपको याद होगा नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले मैंने आप लोगों को बताया कि मैं स्टॉक एक्सचेंज पे जानबूझकर बात नहीं करता क्योंकि मेरे साइंसी पैमानों पर पूरी नहीं उतरती, लेकिन अब कुछ ज़्यादा हो गया है। बात यह है, मुल्क में सैलाबी कैफियत है, GDP ग्रोथ रेट मुतासिर है, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक एक्सचेंज रोज़ रिकॉर्ड बना रहा है। ऐसे नहीं कि कंप्लीट मनफी गुफ्तगू करूँगा, कुछ उसके मस्बत पहलू भी तलाश करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो मेरे जहन में उभरते सवालात हैं उनका जवाब ज़रूर लूँगा, और मेरे ख्याल से आप लोगों के जहन में भी जो उभरते सवालात होंगे उनका भी जवाब लूँगा। हमारे साथ बड़े ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। जनाब इरफान हैदर साहब, जो कि स्टॉक एक्सचेंज के एक मशहूर एनालिस्ट हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में। थैंक यू अली भाई। इरफान हैदर साहब, मैंने देखें स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात करना बंद करती थी, लेकिन बस आपके साथ पिछली दफ़ा गुफ्तगू हुई तो दोबारा से दिल किया कि अब इस बारे में बात करना शुरू करूं। शुक्रिया आपका। साइंसी बुनियादों पर देखिए बात करेंगे टोटल। आप अपने मिजाज से बताइएगा, क्योंकि आपने पिछली दफ़ा सेंटिमेंट्स को भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मेरी इस बात की नफ़ी आपने बड़े एहसन अंदाज से की। आपने कभी मार्केट सेंटिमेंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसको भी तो वॉच करो। अब बात ये, क्या मार्केट सेंटीमेंट मुल्क के अंदर आए सैलाब, तबाही और नुकसानात पे खुश हो रहा है सेंटीमेंट? मतलब मेरा देखो, मुश्किल सवाल मैंने पूछना है, मुश्किल सवाल पूछूंगा आपसे। अभी सब लोगों ने शोर मचा दिया, जनाब स्टॉक एक्सचेंज फिर रिकॉर्ड बना रहा है, तो टीवी के ऊपर मनाजिर आ रहे हैं, सैलाब के, तबाही के, तरक्की के तो मनाजिर नहीं आ रहे। तो स्टॉक आपके क्यों तरक्की कर रहा है, ये हमको समझ नहीं आ रही। असल में देखें, जो आपने पॉइंट रेस किया, सैलाब आया हुआ है मुल्क में, ये एक इस तरह की होने वाली चीज़ है, एक ऐसा फंडामेंटल है जिसका इम्पैक्ट थोड़ा टाइम लगेगा आने में, क्योंकि हर आदमी इस बात को कैलकुलेट इमीडिएटली नहीं कर सकता। एटलीस्ट हम अपने लेवल पे इन्वेस्टर को इस बात के लिए अलर्ट कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते से, कि जहाँ से ये पंजाब से शुरू हुआ कि ये जितनी ज़रई ज़मीन ये खाता हुआ आ रहा है, तो और कुछ नहीं तो आपकी जो फूड इन्फ्लेशन है वो तो डेफिनेटली हिट खाने जा रही है। और पाकिस्तान की जो CPI है, उस बास्केट में जो सबसे बड़ा वेटेज है, या जो आज मैं अपनी इन्फ्लेशन को लेकर तालियां बजा रहा हूँ, उसमें फूड इन्फ्लेशन का 65% है। मैं अब आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो स्टेट बैंक ने एक पॉलिसी रखी हुई है कि 11% पे इस वक्त इंटरेस्ट रेट को अनचेंज रखा हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि स्टेट बैंक भी इस चीज़ को नज़र में रखा हुआ होगा कि फूड इन्फ्लेशन अभी कहाँ तक हम बढ़ती हुई देख सकते हैं। ये एक डेंजरस साइड है। मार्केट बेसिकली इस वक्त जिस आप खुल के बोलें, आप खुल के बोलें, बात करें, बिल्कुल परेशान ना हो, इन्वेस्टर का ना सोचे, वो तो अपना, हर आदमी खुद अपना देखेगा ना। जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह, मेरा मकसद ये होता है कि मैं जो बात करके जाऊं किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसको जस्टिफाई कर सकूं, कल को कोई मुझसे पूछे। देखिए, पॉइंट ये है कि इस वक्त आपका रिजल्ट सीजन चल रहा है। इस वक्त लोग सैलाब का पानी देखने से ज़्यादा कंपनी की कॉर्पोरेट अर्निंग्स के पीछे लगे हुए हैं, उसके पे आउट्स के पीछे लगे हुए हैं, जो एक स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेंड है। अच्छा, आपने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वार्टर खत्म हुआ था जून फाइनेंशियल ईयर एंड, और आपकी 60, 70, 80% कंपनीज के जो है वो फाइनेंशियल ईयर उनके अनाउंसमेंट चल रहे हैं। उसी की एक रैली है। अब आपके 100 इंडेक्स के अंदर जो टॉप लिस्टेड, जो टॉप 100 कंपनीज हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उनके रिजल्ट्स जैसे हमेशा पहले अच्छे आते रहे हैं, इसी तरह के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन वो तो माजी की वो करेगा ना, वो माजी कर रहा है। देखिए, मार्केट, यही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आज फ्लड को आप कैलकुलेट करने बैठेंगे तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लें, क्योंकि जब ये फिगर्स आनी शुरू होंगी कि कहाँ पे कितना लॉस हो चुका, तो बाजार रिएक्ट करेगा। बाजार अभी बेसिकली देख रहा है कॉर्पोरेट अर्निंग्स को, बाजार अभी फ्लड की तरफ नहीं देख रहा है। इस बात को वो थोड़ा सा, जिसे कहते हैं ना कि आज का देख रहा है, आने वाले 2 दिन बाद का नहीं देख रहा बाजार। अच्छा, पिछली दफ़ा भी जब मैं आपके साथ जब बैठा हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 1,42,000 के करीब इंडेक्स था। आज 1,56,57,000 का हम तीर मार के आए हैं आपके पास। फ़र्क है। देखिए, मैं इस बात पे बिल्कुल आपके साथ एग्रीड हूँ कि इस वक्त इन्वेस्टर्स को इस बात के लिए होशियार रहना चाहिए कि हमारे यहाँ इंटरेस्ट रेट कम होने की जो एक उम्मीद थी, जो कि मुझे और आपको थी, लेकिन अब लग रहा है कि उस उम्मीद को 2-3 महीने के लिए फोल्ड करके रख देना चाहिए, क्योंकि ये जो फ्लड है ये अभी तो हम सिर्फ ज़रई ज़मीन की बात कर रहे हैं। अभी आपकी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है वो कितनी डिस्टर्ब होगी, अभी आपके यहाँ इसके इम्पैक्ट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको महीना भर लगेगा, तो लोगों को होश आएगा। जब ये रिजल्ट सीजन ऑफ होने लगेगा ना, तो मेरे हिसाब से आज की जो वैल्यूएशन है
वो ऐसी है कि एक नए इन्वेस्टर को एटलीस्ट इस वक्त थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए एक नई एंट्री के किसी लिए। ने तो बोला, किसी ने तो बोला, लोग तो यहाँ यूनिडायरेक्शनल मार्केट की बात कर रहे हैं। नहीं होता। देखें, एक बात बता दूं, मार्केट अच्छी बुरी नहीं होती, शेयर प्राइस अच्छी बुरी नहीं होती, सॉरी, शेयर अच्छा बुरा नहीं होता, उसकी प्राइस अच्छी बुरी होती है। फॉर एग्जाम्पल 80 रुपए का OGDC अच्छा है, 280 रुपए का मैं नहीं ले रहा। ठीक, ये बड़ी क्लियर कट बात है। आपने मुझसे कहा ना कि अब मैं खुल के बात हाँ, खुल के बोलना। ठीक है, बात ये है कि 2.5% का PE मल्टीपल ब्लाइंड टारगेट बेट करो इस पे, 8.5% का PE मल्टीपल अनजस्टिफाइड नहीं है मेरे हिसाब से। ये बाजार के जो लेवल्स हैं ये स्पेकुलेटिव हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट की ब्लड सर्कुलेशन होती है स्पेकुलेशन। जब बाजार इस तरह के फंडामेंटल्स सुने और एक ऐसी कंट्री जहां पर डिफॉल्ट का फियर था और उस फियर से जब आप बाहर आए, फिर ये इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद जो सिनेरियो इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की जो इस वक्त स्टैंडिंग है, इसने एक एक्साइटमेंट क्रिएट की हुई है मार्केट के अंदर। ये मार्केट का देखिए पार्ट है, ये बुरा नहीं है, ये लाइफ है मार्केट की स्पेकुलेशन। जहां पे स्पेकुलेशन होगी वहां प्राइस डिस्कवरी आएगी, न्यू प्राइस डिस्कवरी आती है स्पेकुलेशन के ऊपर। ये वो टाइम होता है कि जब एक लेमैन अपना पैसा लाके मार्केट में ब्लाइंड होके कूदने लगता है। यहां पे मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों से कहें कि सब्र करें। जो आदमी पीछे से कमाता हुआ आ रहा है, वो अगर आज कोई रिस्क ले रहा है उसका बनता है, उसने 100 रुपए कमाए हैं, वो 20 रुपए का रिस्क लेना उसका बनता है। लेकिन एक नया आदमी अगर आज की तारीख में 8.5 के PE मल्टीपल पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने जा रहा है, तो उसको ये जहन में रखना चाहिए कि अभी जहां पर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की हमारी बात थी, वो सिर्फ बातों की हद तक है, कोई चीज़ मटीरियलाइज होकर सामने नहीं आई। जहां तक प्राइवेटाइजेशन की बात थी, लॉस मेकिंग SOEs की बात थी, हमने किसी पे भी काम होते हुए अभी तक नहीं देखा, सिवाय इसके कि हम उसमें बातें सुन रहे हैं और ये सुन रहे हैं कि इनिशिएटिव हम लेंगे। उसके साथ साथ फिर वही जो जहां से आपने शुरू किया कि अब हमें इस फ्लड पे नज़र रखनी चाहिए। शायद पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्लड है कि जो मैंने पहली बार सुना कि कराची में भी आ गया वो पानी, वरना मैं और आप कराची में पले पड़े हैं, मैंने नहीं देखा था। कल मैंने जाते हुए रास्ते में देखी एक नदी, वाकई कोई सीन है। इसका इम्पैक्ट बेसिकली उस वक्त आएगा कि जब मुझे होश आएगा, मैं कॉर्पोरेट अर्निंग के नशे से उतरूंगा, तो मुझे पता चलेगा कि मेरे दूसरे फंडामेंटल्स क्या कर रहे हैं। हमें अपने रीजनल सिक्योरिटी को भी देखना चाहिए और जो इस वक्त दुनिया के अंदर जो और डेवलपमेंट्स हो रही हैं, हमें उस तमाम तरफ नज़र रखनी चाहिए कि इन PE मल्टीपल्स पे, करंट प्राइस पे एक नया इन्वेस्टर, मेरी एडवाइस यही है कि वो कॉशियस रहे। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि बाजार इस वक्त थोड़ा सा इन्फ्लेटेड है, ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा गर्म है। बिल्कुल, बात ये है कि हमने मार्केट को देखा, ऐसी बात नहीं है इरफान हैदर साहब, मार्केट को हमने देखा। आप प्रोग्राम से पहले भी आपसे बात हो रही, मैं नहीं बोलूँगा, दोहराऊंगा कि हमने मार्केट को किस पॉइंट पे देखा, ठीक है ना। तब कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर क्रॉस हुआ तो लोगों ने क्या बात की। 2800 का हाई मारा था मार्केट ने, जिस दौर के अंदर मार्केट 90s में पीक कर रही थी, अर्ली 2000s में। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा एक इकोनॉमिक साइकिल था। उस इकोनॉमिक साइकिल में तकरीबन 2800 पॉइंट की पीक मारी थी, और जब गिरा था तो वो पॉइंट मैं नहीं बोलूँगा भाई, आजकल के हालात में मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 1/4 मार्केट तकरीबन हो गई थी। वो तो ये एग्री करेंगे, 1/4 मार्केट आई थी तकरीबन, रफली। लेकिन आप सोचो कि वो क्या हुआ था ओवरनाइट। बुरा ना मानना इरफान हैदर साहब, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो हुआ ये था कि एक दिन लोग कहाँ थे, ये लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, लोग कहाँ थे, लोगों के क्या, उस ज़माने में आपको पता है लोग मिसालें देते थे। जी। फिर नाजरीन, मैंने एक और दौर भी देखा जहाँ पर बहुत सारे एनालिस्ट मशहूर, वो नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन ये शुरू में भी जिक्र कर रहे थे, बिज़नेस के बहुत सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे एक दौर में। मैंने कहा बिज़नेस के प्रोग्राम में बैठा भी करते थे, अगर आपको याद हो, मैं 2-3 लोगों के नाम लूँगा, मुनासिब नहीं होगा, एक आध तो उनमें शायद हैं भी नहीं, अब तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वो जॉइंट्स थे मार्केट के, जॉइंट्स, और इन्होंने, यानी हालात बदल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो प्रूडेंट रहें, कॉशियस रहें, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है। कोई वार्निंग इशू नहीं हो रही, लेकिन खुदा न खास्ता, अब जैसे इन्होंने कहा कि एहतियात बरतना इसलिए ज़रूरी है कि याद रखें मार्केट में इस वक्त एंट्री जो है वो कन्वीनियंट है, बिल्कुल, खुदा न खास्ता एग्ज़िट जो है ना वो प्रॉब्लमेटिक होता है। पाकिस्तान की मार्केट की खूबसूरती ये है कि एंट्री आपके लिए कन्वीनियंट होती है। आप किसी भी मार्केट पॉइंट के ऊपर, मैं आपको बता दूं, ऐसी मार्केटें आपको कम मिलेंगी इरफान हैदर साहब दुनिया के अंदर, जो वॉलेटाइल भी हों और उनके एंट्री पॉइंट जो हों रिलैक्स्ड हों।
पाकिस्तान की मार्केट में हम एंट्री ले सकते हैं, तभी तो लोग शौकीन लोग आते हैं इस तरफ। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ले असल सकते हैं कभी भी। में मार्केट में यही तो सबसे बड़ी चीज़ है सीखने की और सिखाने वाली। लोग समझते हैं कि मार्केट में एंट्री लेना जो है वो सक्सेस की पहला स्टेप है, जबकि मार्केट में सक्सेस है एग्जिट पे। आपके गेन्स बुक होते हैं एग्जिट पे। पॉइंट ये है कि मैंने जैसे अभी आपसे बात कही कि शेयर अच्छा बुरा नहीं होता, उसकी प्राइस अच्छी बुरी होती है। आज की करंट प्राइस जो आज रिफ्लेक्ट हुई है मार्केट में, उसको या तो एक खास अरसे तक कंसोलिडेशन के फेज में जाना चाहिए ताकि वो इस बात को गारंटी करे कि ये प्राइस सस्टेनेबल है। मेरी और आपकी जो पहली मुलाकात थी वहां से और यहां तक में भी बहुत बड़ा फर्क आ चुका, आ गया ना, चेंज बहुत हो गया बड़ा ना। फर्क, जबकि 1 महीना शायद हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक, बात वही है अली भाई कि इस वक्त इन्वेस्टर मार्केट देखें यूनी डायरेक्शन जा रही है। मैं सिर्फ मुझे एक कंसर्न है, मार्केट में काम आपने भी किया है, मैं भी वहां बैठा हूं, काम ना भी किया हो, मार्केट में ना लहरें बने तो अच्छा रहता है, लोग ज्यादा कमा पाते हैं। राइट, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि आप एक खास अमाउंट के कमाने के बाद फिर कहते हैं यार जरा मैं ब्रीदर लूं, फिर आप दोबारा एंट्री लेते हैं बेटर प्राइसेस पे, फिर पीक हिट करते हैं, फिर आप लेते हैं एग्जिट। ये गेम का हुस्न है। ये असल में कभी बॉलिंग कभी बैटिंग। आप बोल रहे हैं नहीं मैं बॉलिंग लूंगा ही नहीं, सिर्फ बैटिंग करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये क्रिकेट के अंदर आप जो ये बिगड़े हुए लोग हैं क्रिकेट वाले, उनको लगता है कि सिर्फ हमें बैटिंग मिलेगी, बॉलिंग हमें करनी नहीं। बैटिंग भी करनी है, बॉलिंग भी करनी पड़ेगी, उसी में तो मज़ा है खेल का। खेल का मज़ा ही इस चीज़ में, बैटिंग भी करेंगे, बॉलिंग भी करेंगे, फील्डिंग भी करेंगे, फिर बैटिंग करेंगे। ये बात सही है ना नाजरीन? ज़माना बदल रहा है, पाकिस्तान के अंदर यूनी डायरेक्शनल मार्केट है। और मैं हमेशा दोबारा से, जैसे ब्रेक पे जाने से पहले भी मैं कह रहा था, इरफान हैदर साहब भी इस चीज़ को समझते हैं, इन्होंने मार्केट में काम किया हुआ है। मार्केट में जो है ना वो कॉन्स्टेंटली एक वेव मोशन होना है, भले अपवर्ड जा रहा हो, और हमने अपवर्ड ही देखा है ना अभी। ये और मैं इस चीज़ पर मुत्तफिक है, 2800 का हाई मारने वाली मार्केट आज 1,56,000, सही बोल रहा हूँ, 57 है, और ज़्यादा हो गई नहीं, अब नीचे 57, अभी थोड़ी नीचे आई होगी। पीक तो मार लिया ना उसने, पीक तो मार लिया, अब एक दफ़ा टच कर दिया, कंफर्टेबल टच कर। लेकिन अब ये तारीखी बुलंदियाँ जो हैं, जिन्हें हम नफ्सियाती हदूद भी कहते हैं, वैसे इंसान हो या मार्केट, अगर नफ्सियाती हदूद पार हो जाए ना तो फिर मसला पैदा हो जाता है। लेकिन अब मैं आपको एक मुख्तलिफ मार्केट की तरफ लाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर हमने कहा जी हम डाइवर्सिफिकेशन क्रिएट करेंगे, तो हमने कमोडिटी मार्केट की तरफ डाइवर्सिफाई किया। मुझे भी पढ़ने का मौका मिला, पढ़ाने का भी मौका मिल गया इत्तेफाक से, तो उन्हें बहुत सारी चीज़ें सीखी इसमें। लेकिन पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की जो कमज़ोरी, वही हमारी कमोडिटी मार्केट, ओवरऑल कमोडिटी मार्केट, सिर्फ एक कमोडिटी मार्केट की बात नहीं कर रहा, विड्थ एंड डेप्थ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा ये कर रहे हैं आजकल, अगर ये इस पर वर्क ना हुआ, बुरा ना मानिएगा, ये सबकी बात कर रहा हूँ, खाली एक हमारी जो रेगुलेटेड मार्केट है उसके बारे में बात नहीं कर रहा, ओवरऑल। देखिए आप नहीं करेंगे ना, लोग ऑनलाइन जाना शुरू कर देंगे। ऐसा ही इंटरनेशनल स्टॉक्स के अंदर लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान मर्केंटाइल के थ्रू इंटरनेशनल स्टॉक्स भी ट्रेड हो रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत जगह पर इंटरनेशनल ऑनलाइन भी हो जाते हैं। बिल्कुल, सब हो रहा है। अब तो ऑनलाइन इतना इजी हो गया अकाउंट खोलना। अब तो एक्सटॉक्स भी आ गए हैं बाय द वे, कि जो ऑनलाइन आप स्टॉक एक्सचेंज 1:1 के रेशियो पे वो कर रहे हैं काम। मार्जिन्स भी लोग बहुत कमा रहे हैं, उसमें कर रहे हैं। पाकिस्तान में हर तरह का काम हो रहा है, देखें, छुपाने की बात नहीं। बिल्कुल ऐसे। तो थोड़ा सा कमोडिटी मार्केट पे भी रोशनी डालें, खास तौर पे तेल को भी थोड़ा सा छेड़ दीजिएगा। ऑयल देखें, जो इस वक्त इंटरनेशनली जो गेम सजी हुई है, जिस तरह की सेज सजी हुई है, और ये जो आप देख रहे हैं कि यूएस की पॉलिसीज़ जिसने पूरी दुनिया को सरप्राइज़ किया, इंक्लूडिंग यूरोप, ये पॉलिसीज़ इस वक्त ये इंडिकेट कर रही हैं कि आने वाले दिनों में भी हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइस को नीचे जाता हुआ देखेंगे। क्यों? कि यूएस पॉलिसी बता रही है आपको, इस बात के लिए वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं कि कहीं पे भी इन्फ्लेशन नहीं बढ़नी चाहिए। और आप ये नोट करें कि एक प्रेसिडेंट लेवल पे सप्लाई भी वो कह रहे हैं खुली रखो। एक प्रेसिडेंट लेवल पे आदमी, यूएस प्रेसिडेंट, अगर इस बात पे तवज्जो दे रहा हो कि ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के दिनों में वो ये कहे कि ऑयल प्राइस पे मेरी नज़र है, और वो ट्वीट करे, तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। हमें ऑयल प्राइस में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा स्पार्क आ सकता है, क्योंकि ये जो इंटरनेशनल तमाम लॉबीज़ हैं ये इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इनको इन्फ्लेशन कंट्रोल रखनी है, ऑयल प्राइस हो, गैस प्राइसेस हो, इनको ये अभी यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि एक स्लाइड बनाई जाएगी। ये एक जो सप्लाई वाला मामला है ना, वो अभी बढ़ेगा,
क्योंकि इस वक्त यूएस पॉलिसी अगर आप देखें ना तो एक सेंटर पॉइंट है, जबकि स्पाइक नहीं आया। आप देखें कतर के वाक़े के बाद भी स्पाइक मैंने नहीं देखा, हो सकता है आया हो मेरे से गलती से। ना, मैं तो इंटरनेशनल मार्केट्स देख रहा होता हूँ, नहीं आया ऐसा कोई। क्यों नहीं आया? क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिसीज इस वक्त इस बात को फेवर कर रही हैं कि ऑयल प्राइस नहीं बढ़ने देनी है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, और बाकी बदमाशियां जो दुनिया में चल रही हैं इस वक्त, ये जो जंग से रिलेटेड जो मामला चल रहे हैं इसराइल के, वो सुकून से होते रहे। बात यह है कि जितनी अच्छा, यूक्रेन और रशिया वाला मामला ठंडा हो गया? नहीं सर, वो अभी ठंडा नहीं हुआ, वो शायद और गर्म होगा अभी, क्योंकि पोलैंड वाला मामला बीच में आ गया। पोलैंड पे जो एक अटैक हुआ है सुना जी, और उस पे, लेकिन आज सुबह में भी जो मैं CNN देख रहा था उसमें ये रिपोर्ट चल रही थी कि रशिया ने ऑफर की है कि हम बैठ के इस पे मुज़ाकरात करते हैं। जी। ऐसा कुछ हमने किया नहीं है। देखिए ये वो टेंशन है जिसकी वजह से आप गोल्ड, ये खबर आई थी लेकिन लोग घबरा गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी कतर के ऊपर आप देखें, ये जो इजराइल ने जो कतर के ऊपर अटैक किया है, ये छोटी मोटी बात नहीं। कतर एक दुनिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लायर है गैस का। और आप मजे की बात देखें कि दोनों ने किया उस पर जी, इधर वालों ने भी कर दिया, उधर वालों ने भी कर दिया, बीच में कतर। तो बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन है। उसकी वजह ये है कि स्ट्रेटेजिक और मॉनेटरी और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस जो है जी वो कतर का बहुत ज़्यादा, पॉलिटिकल भी मैं बोलूँगा, मैं लफ्ज़ कहूँगा स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा कतर का बढ़ गया है, रीजन के अंदर बहुत बड़ा प्लेयर बन गया है। और मेरे ख्याल से हैज़ दी वन ऑफ दी हाईएस्ट पर कैपिटा GDP इन द वर्ल्ड। और बड़ा विजनरी उनके लीडर हैं जो कि इन्वेस्टमेंट्स उनकी सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, विच इज़ मेकिंग देम इवन रिचर। वरना ऑयल तो और ममालिक में भी है, बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन वो कार्ड सही प्ले कर रहे हैं, वो होशियार लोग हैं प्ले कर रहे हैं। बिल्कुल वो असल में मीडियोकर का एक बहुत बड़ा रोल है उनका हमेशा से, चाहे वो अफगान पाकिस्तान मामला हो, चाहे वो अभी ये इसराइल गज़ा का मामला हो। इन्होंने एक बहुत अच्छा रोल अदा किया है हमेशा से। और अब इनके ऊपर अटैक करना ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए। और आप नोट करें कि इस तरह के इवेंट्स जब दुनिया में पहले हुआ करते थे ना, तो ऑयल जो है वो स्पाइक नहीं किया, वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। इवन के जब ईरान और अमेरिका आपस में भिड़ लिए, उस वक्त भी ऑयल ने वक्ती तौर पे $70 दिखाया था, लेकिन इमीडिएटली जो है ट्रम्प साहब के ट्वीट के बाद वो नीचे आ गया। वजह यह है कि दुनिया की तमाम ताकतें इस बात पे जो है एग्रीड हैं कि हमें ये जो ऑयल और गैस प्राइसेस है इसको कंट्रोल में रखना है, ताकि इन्फ्लेशन, क्योंकि देखें एक बात बताऊं मैं आपको अली भाई, इन्फ्लेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त, आप चाहे US इकोनॉमी उठा के देख लें, ट्रम्प साहब का झगड़ा अपने जो है वो फेडरल रिजर्व वाले से मुसलसल चलता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे कर ले भाई किसी तरह से। जी ठीक है। इसी तरह से आप यूरोप में देख लीजिए, आप UK के अंदर देख लीजिए, वहाँ पे अभी भी इन्फ्लेशन जो है वो हायर साइड पे है। अच्छा, अभी डेटा आया कोई US का, कह रहे हैं वो बड़ा कन्विंसिंग है, स्टॉक मार्केट के लिए बड़ा अच्छा डेटा नहीं, वो इस तरह के डेटा डेली बेसिस पे आते रहते हैं। हाँ, वो पर मंथली बेसिस पे इनके डेटा आ रहे होते हैं, और ये एक नॉर्मल रूटीन की बात है। देखिए स्टॉक मार्केट्स पूरी दुनिया की जो है वो एक ख़ास फेज़ में है पिछले 3-4-5 साल से, और हमारी मार्केट जब से हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई तो फिर हमारी मार्केट ने उसको ज्वाइन किया है। क्योंकि पूरी दुनिया में जो डिवेल्यूएशन का जो एक मामला चला, आपने देखा पूरी तमाम दुनिया की करेंसीज जो थी वो डिवेल्यू हुई, उसने स्टॉक मार्केट्स की तरफ लोगों को मजबूर किया कि एक नई इंडस्ट्री लगाने से बेहतर है और फिजिबल है कि आप जो चलती हुई इंडस्ट्री है आपकी, मैं आपके साथ पार्टनरशिपिंग कर लूँ, कि मैं आपसे कुछ शेयर होल्डिंग ले लूँ 5% 10% की। लेकिन जो आपने 20 साल पहले जो एसेट लगाया था, मैं आज वो लगाने जाऊँगा, वो 200 गुना ज़्यादा महंगा लगेगा आज। ये वजह है जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट की तरफ पैसा ज़्यादा आया। अच्छा, जब इस तरह की जब कैलकुलेशन लोगों के दिमाग में आनी शुरू हो जाए ना, तो होता क्या है कि पहले 2 थे, 2 से 20 हुए, 20 से 200 हुए, 200 से 2 लाख हो गए, और आज जैसे हम शुरू में भी डिस्कस कर रहे थे कि फिर आज आपकी स्टॉक मार्केट वाला हाल हुआ है। हर आदमी जिसने कभी स्टॉक एक्सचेंज का नाम नहीं सुना है वो तैयार बैठा है पैसा। अरे नहीं, वो एनालिसिस कर रहे हैं आपके साथ बैठकर। तो आपको पता है सोशल मीडिया बहस कर रहे हैं। जी। मैं आपको सच बताऊं, ये इतनी अजीब सी चीज़ है। ये आपको पता होगा, एक वक्त पे हमारे मुल्क में डॉलर पर स्पेकुलेशन शुरू हुई, तो हर शख्स ने डॉलर के मुतालिक बात करना शुरू कर दी। तो जहाँ लोग बैठे होते थे गुफ्तगू उनकी डॉलर पर हो रही होती जी। ये तो अभी खैर किसी तरह मैनेज किया आकर नई हुकूमत ने, और बिल्कुल जिन ने किया उन्हीं को क्रेडिट जाता है उसका कि उन्होंने मैनेज कर लिया। लेकिन मेन एम ये है कि स्टॉक एक्सचेंज के मुतालिक हर आदमी बैठकर बात कर रहा है और बोल रहा है, इरफान हैदर साहब आपको क्या पता है? आपको नहीं पता भाई, ऐसा ही ये बात मैंने इंटरनेट से पढ़ी है। ये फलां मून क्रिसेंट बनाएगा, उसके ऊपर डबल डोंकी बैठेंगे और ये ऊपर बढ़ जाएगा।
जी 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 तो हर ये आदमी ये बुरा ना मानिएगा, ये आजकल ट्रेंड चल ऐसे रहा ही है ऐसे ही कि जी इसके साथ जो है वो फ्लाइंग हॉर्स आएगा और उसके साथ वो क्रीसेंट हो जाएगा, फिर वो हॉप करके ऊपर चला जाएगा। ये मतलब टेक्निकल एनालिसिस। बिल्कुल लेकिन मैं आपको सच बताऊं, काफ़ी इस मार्केट में काम किया है, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। वो गोरे जैसे हमसे मुख्तलिफ होते हैं ना, उनके मार्केट के ट्रेंड भी हमसे मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, मेरा ऐसा ख्याल है। बिल्कुल ऐसा है। तो कई मरतबा ये सॉफ्टवेयर्स जो कि इंटरनेशनली ख़रीदे जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि अब तो बहुत सारे फ्री भी मिल जाते हैं। आप उन पे डेटा डाल दें, अच्छा आपके सब ख्याल से डेटा डाल दें, निकल आएगा सारा कुछ, स्टॉक एक्सचेंज का अगला पिछला सारा निकल आएगा। हाँ नहीं नहीं डेटा तो मिल जाएगा, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो आपने नहीं नहीं, ये जो ग्राफ बना के देगा वो जो सॉफ्टवेयर हाँ से, हाँ तो वो क्या सब हो जाएगा, निकल उससे आएगा। फायदा क्या नहीं है? नहीं उससे कोई फायदा ऐसा मैंने तो नहीं देखा उसको, फॉलो करता हूँ देखें, मार्केट। आप बता दें मार्केट फॉलो नहीं, कर रही है बिल्कुल उसे? आप सही कह रहे हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे मुझे अगर गाड़ी चलानी नहीं आती, आप 4 गाड़ियों की चाबियां दे दें मुझको, मैं क्या कर लूंगा उस गाड़ी के, जब मुझे चलानी नहीं आती। वो एक सब्जेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस का, ठीक है ना, वो सब्जेक्ट है और जो दुनिया में पढ़ाया जाता है। बिल्कुल। अच्छा अब क्या होता है कि एक फ्री सॉफ्टवेयर मुझे मिल गया और मैंने 4 लकीरें खींच के अगर मैं अपनी मर्जी जो मैं अंदर सोच रहा हूँ वो मैं बोलना शुरू हो जाऊँ, मुझे तो ये लग रहा है, तो पॉइंट ये है कि ये मेरी मर्जी हो सकती है। एनालिसिस का नाम नहीं है ये। एनालिसिस इसको रीड करने का नाम है कि वो जो लकीरें खिंची हुई हैं टेक्निकल चार्ट्स की, उसकी रीडिंग के लिए आपको एक क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, उसकी बेस पे कोई चीज़ की जाती है। अब ये जो आजकल वाली जो मार्केट है, मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, मार्केट कभी गलत नहीं होती। इसलिए मैंने आपसे शुरू में ये बात कही कि देखिए इन्फ्लेटेड है और इस वक्त स्पेकुलेशन बहुत नहीं, ज़्यादा लेकिन है। उनकी जो, मैं वैसे ही इन शॉर्ट आपसे पूछूंगा, देखें हमारे लोग परेशान हो जाते हैं, उनकी टेक्निकल एनालिसिस में तो इवेंट्स तक फीड हैं, बिल्कुल है, वो इवेंट बेस्ड है। जी हाँ जी हाँ, उसमें वो कहता है कि साहब इस दिन को ये डेटा आएगा इसलिए मार्केट यूं बिहेव करेगी। ये। तो आपके यहाँ तो वो एप्लीकेबल नहीं है हमारे यहाँ तो। देखिए एक वजह और मैं भी है। आपको बोलूं मॉनेटरी पॉलिसी प्रिडिक्ट करें, ऑफ कोर्स आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आपने कर भी दी प्रोग्राम में जी एहतियातन। लेकिन यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी की डेट्स, मॉनेटरी पॉलिसी की फ्रीक्वेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट या रिटर्न स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ों में फ़र्क है और छोटी छोटी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। बिल्कुल। और मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स, उनकी डिटेल्स वो है इम्पोर्टेंट, है ना, उनके अंदर पाकिस्तानी मार्केट कैसे, और पाकिस्तान के पॉलिटिकल रियलिटीज़, इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन का प्रेशर, स्टॉक मार्केट वालों का प्रेशर, ये बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकता है, मेरा ऐसा ख्याल है। बिल्कुल ऐसा ही। आई डोंट थिंक कि वो आप यूज़ करें सॉफ्टवेयर, मना तो नहीं कर सकते आपको। नहीं देखिए सीखना चाहिए, सीखें आप चीज़ों को सीखें, लेकिन उसको आप सब कुछ ना समझें। स्टॉक मार्केट सिर्फ एक टेक्निकल चार्ट्स को देख के काम करने का नाम नहीं है। इसमें फंडामेंटल्स जो है वो बेसिस होती हैं, फंडामेंटल्स के बाद ये आप टेक्निकल की सपोर्ट लेते हैं एंट्री के लिए। फंडामेंटल बेसिकली एक्चुअली उनका कहना ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऐसा है, लेकिन मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है मैं गलत हूँ, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तानी इसका बिहेवियर फ़र्क है एज़ कम्पेयर टू देयर पीपल। हमारी प्रोपेंसिटी टू टेक रिस्क फ़र्क है, हम लोग इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, हमारे लोग घबराहट पे बहुत जल्दी सेल करते हैं, वो लोग घबराहट के ऊपर वेट करते हैं। आप उनके स्टॉप्स भी देखेंगे और लिमिट्स भी देखेंगे ना, तो आपको फर्क मिलेगा, मेरा ऐसा ख्याल है। और फिर आपकी अपनी मार्केट के अंदर कुछ कंपल्शंस हैं, वहां पे हर जगह सर्किट ब्रेकर नहीं है बाहर के ममालिक। नहीं है हर जगह, क्या कहीं भी शायद नहीं होगा, बहुत ही कोई ऐसी मार्केट हो जिसको हम ना जानते हो, लेकिन जो लीडिंग मार्केट्स हैं दुनिया की उनमें कहीं ऐसा नहीं होता। उसकी वजह तो है ना सर्किट, बिल्कुल हमारे यहाँ क्यों है, और उसकी वजह यही है कि हमारा जो इन्वेस्टर बेस है बहुत ही मैच्योर है, ठीक है। अभी हमारे यहाँ लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि शेयर खरीदने से पहले डिसाइड कर लो कि क्या ले रहे हो और क्यों ले रहे हो। जब आप खरीदने के बाद सोचेंगे कि ये मैंने क्या लिया और मैंने क्यों लिया, तो सर्किट ब्रेकर ही लग रहे होंगे नीचे के। फिर देखिए यही पॉइंट है। अब अच्छा इसकी एक रीज़न और भी है, आपकी मार्केट इलिक्विड मार्केट है, आपकी मार्केट में वॉल्यूम्स नहीं है। आप अभी 10 अरब रुपए लाके टेबल पे रखें, आप हिला लेंगे बस बाजार को, बात समझे, आपकी बाजार इतनी छोटी है, आपकी मार्केट में फ्री फ्लोट्स ही नहीं है। अच्छा पिछले अगर आप 2 महीने का डेटा उठाएं, मार्जिन ट्रेडिंग तो नाम मतलब मार्जिन ट्रेडिंग देखिए है, इस वक्त लिवरेज बहुत हाई चल रहा है, एमटीएस के नाम से, एमएफएस के नाम से लोग बहुत हाई लिवरेज की साइड पे इस वक्त बैठे हुए हैं। मार्केट इस वक्त लिवरेज बहुत ठीक ठाक हुई हुई है मार्केट के अंदर, और ये वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर मैं या आप लोगों को इस बात के लिए एजुकेट करते हैं कि भाई धीरे, थोड़ा एहतियात, क्योंकि आप जो नया आ रहा है, मैं स्पेशली उनसे इस बात को उनके लिए हाईलाइट कर रहा हूं कि नए आने वाले को ये सोचना चाहिए कि ये एक बिजनेस है और जो मैं शेयर खरीदने जा रहा हूं वो कंपनी क्या करती है और उसकी जस्टिफाइड वैल्यू क्या बनती है।
आज की जो मार्केट है वो बेसिकली स्पेकुलेटिव मार्केट है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली दो किस्म की अपॉर्चुनिटीज होती हैं, एक इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडिंग। आज की बाजार ट्रेडिंग वाली है। ट्रेडिंग इज द पार्ट ऑफ द गेम। जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेकुलेशन, अच्छा, ये पूरी दुनिया का पार्ट है, पूरी दुनिया में होती है। अगर आप यूएस मार्केट में, पहले जो थी वो इन्वेस्टर थी, क्योंकि 40,000 या 46,000 के ऊपर तो पहले इन्वेस्टर वाली थी। आई बी वेरी फ्रैंक, अगर आप वैल्यूज कंपेयर करते हैं ना पहले से, तो आप कैलकुलेशन करते इवन एट हाई इंटरेस्ट रेट्स, तो आपको अच्छे सौदे मिल जाते हैं, ऐसा मेरा अरे ख्याल है। अच्छे नहीं, जैकपॉट्स लग गए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपकी मार्केट में जो पिछले 2 साल से जो आदमी बैठा है, वो अगर ये कहे कि उसने नहीं कमाया तो उसको चेक करना चाहिए भाई फिर क्या किया। क्योंकि देखिए, हम तो डील करते हैं ना इन्वेस्टर को, हमें पता है आप कैपिटल, ये जैसे सीजीटी की मद में जो गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है माशाल्लाह, वो हमें पता है माशाल्लाह कितना कितना जा रहा है। अच्छा, कमा रहे हैं तो दे रहे हैं ना आप, वो बात अलग है कि मुल्क को बुरा कहने की आदत है हम लोगों को, हम बुरा ही कहते रहें, लेकिन माशाल्लाह लोगों ने इस मार्केट में पैसे बनाए हैं क्योंकि उस वक्त की वैल्यूएशन ऐसी थी, बहुत कमाया है। अच्छा, जब 90 रुपये का शेयर अगर 1400 रुपये ट्रेड हो रहा है तो सोच लें कितना कमाया है, ठीक है ना। या पिछली दफ़ा जब प्रोग्राम स्टॉक एक्सचेंज पे किया, घूम घुमा के बाद डिजिटल एसेट्स पे आ गई, फिर बोला इस तरह से हुआ कि जनाब बन गई है ये क्रिप्टो काउंसिल वगैरह, यही क्रिप्टो काउंसिल ही शायद नाम रखा है। फिर उसके बाद बोला कि इसके बारे में तमाम चीज़ें तैयार हो गई, होने वाला है। फिर एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने उनके पास गए कि साहब ये हमने सारा तय वय कर लिया, अब उनका छोड़ दें, उन कौन है। तो जो लोग हमारे मुल्क का मॉनेटरी सिस्टम चलाते हैं उनके पास गए, उनके सामने रखा, भाई इस तरह इसको जल्दी करना है। अब हाँ ना समझ नहीं आ रही, बीच में अटका के आपने छोड़ दिया। भाई आपने अगर डिजिटल एसेट्स या क्रिप्टो का काम करवाना था तो आप खुल के बोल देते भाई कि माजी के अंदर जो हमने आर्डर पास किए हैं या जो चीज़ें कही हैं वो सब ख़त्म, अब खुल के खेलो क्रिप्टो। आपने ये भी बोल दिया क्रिप्टो हमने करना भी है, और ये भी कह दिया कि ख़बरदार क्रिप्टो में काम नहीं करना। ये क्या बात है? देखो आपने परेशान कर दिया इरफान हैदर साहब। कल या परसों ही मैं टीवी पे देख रहा था कि स्टेट बैंक की तरफ से एक बात की गई थी कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है पाकिस्तान में इलीगल नहीं है, ग्रे है। तो मैंने तो क्लैपिंग की इस बात पे कि माशाल्लाह भाई, ग्रे है, इलीगल नहीं है। तो अब पहले तो ये डिफाइन कर दो कि भाई ये ग्रे क्या चीज़ है फिर, यानी कर सकते हैं और नहीं कर सकते, कुछ ऐसा मामला है। ये मुझे नहीं पता कर सकते हैं और नहीं कर सकते वाली बात। यानी अब आप ये सोचें कि जब इस लेवल पे भी अभी अभाम है हमारे यहाँ, उन्हें खुद नहीं कुछ पता। अच्छा, उसका रीज़न है, वो बिल्कुल सही है, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये है क्या भला और किस बेस पे किया जाए इसको। डिजिटल एसेट्स पे मैं बहुत पिछले 6 महीने से मैं सुन रहा हूँ टीवी पे, आप लोगों के चैनल पे मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, काउंसिल बन गई और वो स्टेज पे साहब खड़े ऐसे हो रहा काम ऐसे। अरे आप काम देखें कितनी स्पीड से हो रहा है। यानी वो जो उस काउंसिल के जिसको हेड बनाया है माशाल्लाह, उससे ज़्यादा तरक्की तो पाकिस्तान में 70 साल में किसी ने नहीं की इतनी क्विक। 3 महीने में वो बंदा कहाँ से कहाँ है। लेकिन पॉइंट ये है कि मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होने वाला है। यानी ये डिजिटल एसेट, इससे यानी पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा, ये सवाल मैं मुख्तलिफ लोगों से पूछ रहा हूँ। आज आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपनी हुकूमत से पूछ नहीं, देखें मुझे पहले 2-3 चीज़ें वाज़ेह करें। बोल रहे हैं कि आप कौन हैं कहने वाले, इरफान हैदर साहब आप कौन हैं कहने वाले, आप कौन हैं कहने वाले? इतने सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस काम के अंदर। असल में वही ना कि ये मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सख्ती से पूछ बात वही है अली भाई। तो फिर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यानी वो लीगल काम कर रहे हैं, पहले ये डिसाइड तो करें वो इलीगल कर रहे हैं। अच्छा, फिर मनी लॉन्ड्रिंग इलीगल पूरी दुनिया में, मैं आपको एक बात बताऊं, इलीगल नहीं है, इलीगल नहीं है, ग्रे है। नहीं, ये स्टेट बैंक ने कहा है परसों स्टेट बैंक का, मैं टीवी पे देख के बता रहा हूँ ये बात आपको, इलीगल नहीं है, ग्रे है, ठीक है। तो मैं समझ नहीं पा रहा वो ग्रे, मैंने ढूंढा है कि वो ग्रे क्या चीज़ है। देखिए अब इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, पूरी दुनिया में ये जो डिजिटल करेंसी है, ये स्पेशली जो क्रिप्टो करेंसी है, इसका जो इस्तेमाल है या तो वो मनी लॉन्ड्रिंग में है ज़्यादा या फिर टेरर फाइनेंसिंग में है। तो इन दो में से कौन सा काम हम गवर्नमेंट लेवल पे करने जा रहे हैं? नहीं, सारी तो नहीं हो रही, सारी नहीं कह रहा मैं, ज़्यादातर। अच्छा, फिर बेसिस बताएं आप मुझे कि ये जो क्रिप्टो करेंसी है कहाँ से ऑपरेट हो रही है, ये बिटकॉइन का हेड ऑफिस कहाँ है, कहाँ पे पाया जाता है ये। अच्छा, फिर ये हमने मैंने पिछली दफ़ा वकार भाई से ये पूछा था इस तरह के उल्टे सीधे सवाल, वो मेरे पीछे पड़ गए थे। अब आपका शो नहीं देख लें, नहीं वो ठीक है, वरना वकार भाई आपके भी पीछे पड़ जाएंगे। वो असल में आपको पता है पूरी रात जागते हैं वो, अच्छा, लोगों को सिग्नल देते हैं वो। तो वही ना, रात में सो जाते तो अच्छा काम सुबह में कर लेते। बेहतर बात यह है, क्योंकि मैं देखिए स्टॉक मार्केट का आदमी हूँ,
मैं तो एक एसेट देखूंगा, उस पर इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा, ठीक है ना। मेरे मिजाज में ये चीज़ है कि चीज़ दिखाओ, किस पे इन्वेस्ट करना है, क्या वैल्यूएशन है इसकी, आगे इसका फ्यूचर क्या है। आज जो कुछ है उसको छोड़ो, आगे का बताओ, आगे क्या फ्यूचर है, ठीक है। अब दुनिया में एक ये बात चल रही है कि भाई फ्यूचर जो है वो डिजिटल एसेट्स का है। किस शक्ल में? यानी पूरी दुनिया बिटकॉइन लेगी और बिटकॉइन कल को गायब हो गया तो क्या होगा? आप जो अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखेंगे अगर बिटकॉइन में, तो ये बताएं कि आज से सन 2021, ठीक है, आप गूगल कर लीजिएगा, एक एक्सचेंज थी क्रिप्टो करेंसी की, FTX, यस, उसका सीईओ 28 साल की उम्र का एक लड़का, $12 अरब का उसके ऊपर केस है और वो अमेरिकन जेल में है। वो केस ये था कि उसने ये जज के सामने खड़े होकर ये कहा कि रात को मेरे सर्वर से $12 अरब की क्रिप्टो करेंसी जो थी वो किसी जगह ट्रांसफ़र हो गई, मैं उसको ट्रेस नहीं कर पा रहा वो कहाँ ट्रांसफ़र हो गई। तो अगर ये निज़ाम चलना है तो ये एक मुल्क के लेवल पे और सेंट्रल बैंक के लेवल पे कैसे चलना है? अभी तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्तकबिल डिजिटल करेंसी का है, लेकिन उसकी शक्ल ये नहीं है जो आज है, शक्ल इसकी चेंज होगी। आपके यहाँ भी एक मार्केटिंग होती रही एक टोकन की, कॉइन की, पाकिस्तान में बहुत मार्केटिंग हुई, छोड़ दे, नाम नहीं लेता मैं। फिर उसके बाद वो खातून ही गायब हो गई। अच्छा, वो दुनिया की आप समझें एक तरह से क्रिप्टो की मोस्ट वांटेड पर्सन है, लेकिन वो खातून ही गायब हो गई। नाजरीन, मैंने आप लोगों को पहले वो पूरा बताया था और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गए थे। ये आज से कई साल पहले की बात है, अभी की बात नहीं है, बट शी इज़ नॉट बीन फाउंड येट। लेकिन ये कि मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इसमें मुमकिन तो बहुत कुछ है, मुमकिनात, लेकिन पाकिस्तान ट्रांजिशन प्लानिंग नहीं करेगा ना तो आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसे ही है, ट्रांजिशन प्लानिंग करें। देखें, मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। मैंने आपको बताया स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे चीखो पुकार होती थी, फिर उसके बाद डिजिटल सिस्टम आया, बहुत सारे लोगों ने रेजिस्ट किया, आपको पता नहीं याद हो नहीं याद बिल्कुल हो, मुझे लोग लड़े, लोगों ने कहा यार हम तो आता नहीं कंप्यूटर। ट्रेडर को बोला उन्होंने कि जी आप चीखो पुकार करते हैं, आप चीखो पुकार अब नहीं करना, आप तो कंप्यूटर पर बटन दबाएंगे और वो लग जाएगी, बेटा साथ आ रही होगी, ये वाला माल यूँ लगाना है। यंग लड़के जो सामने इलाकों के थे वो उठ के आए, उनको शायद चंद दिन के अंदर ही समझ में आ गया कि पोर्टल कैसे ऑपरेट करना है, कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करने हैं, आपको याद होगा। अब तो वो भी पक्की उम्र के हो गए। और वो ट्रेडर्स जो कि चीखो पुकार करते थे बेचारे, वो उनके साथ बैठ के कुर्सी के ऊपर उनको काम सिखाते थे कि अब लगा, अब हटा। यानी जो चीखो पुकार थी वो उसी लड़के के ऊपर हो रही होती थी। ज़माना बदल गया, डिजिटल हुआ। ऐसे ही है। लोगों ने उस टाइम भी शिकायत की कि यार हमको क्या पता ये रियल है कि नहीं है, ये है कि नहीं। बिल्कुल। लेकिन ये तो दुनिया का उसूल है ना, वक्त के साथ साथ चलना है। डिजिटाइजेशन तो होगी, डेफिनेटली होगी और होनी चाहिए। लेकिन मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि मेरा ये पॉइंट आप जहन में रख लें कि उसकी ये शक्ल नहीं है जो आज है, ऐसा नहीं है। अच्छा, चीने जो आया आपकी मार्केट में, बुरा ना मानिएगा, अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे, नहीं कह रहा, चीने अच्छे लोग हैं। इनके आने के बाद काफ़ी अरसा नहीं चली लेकिन फिर चल गई। लेकिन इनोवेशन मार्केट के अंदर वो नहीं आई जो शेंज़न स्टॉक एक्सचेंज की है, या हम चाह रहे थे कि वो चीज़ आ जाती है। हमने तो देखे, मेरा ऐसा ख्याल। जी बिल्कुल। मैं एक बार बताऊं, जब डीम्यूचुअलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, डीम्यूचुअलाइजेशन जिस दौर में, उस ज़माने में हम भी सुनते थे कि शंघाई स्टॉक एक्सचेंज के साथ हमारा क्रॉस लिस्टिंग होगी साहब, क्रॉस लिस्टिंग होगी, हमारे शेयर वहाँ लिस्ट होंगे और वो यहाँ। एक ये पॉइंट कुछ ना हुआ। मैं तो बहुत अरसे से जब जहन में आता है मैं कोशिश करता हूँ ढूंढूं, मुझे ना मिला आज तक। देखें, हमें पहला अट्रैक्शन थी इन्वेस्टमेंट इंजेक्ट होगी वहां से। मैं ये इसी पे आ रहा हूँ। सुने, मुझे कोई बताए कि डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद कौन से चाइनीज फंड ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की, मुझे, मेरी नॉलेज में नहीं है, मैंने कभी नाम नहीं सुना। या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी ले आए हों, कहीं से कोई इन्वेस्टर बेस हमारा बढ़ा हो, कोई ऐसा काम चाइनीज़ ने या हमारे वालों ने उनके साथ मिलकर किया हो जिससे मेरी स्टॉक मार्केट में मैं कहूं कि हाँ ये जो चीज़ है ये चाइनीज़ स्टॉक एक्सचेंज की वजह से है। सिवाय इसके कि मैंने पिछले कुछ अर्से पहले सुना था कि हमने एक सॉफ्टवेयर खरीद लिया 40-45 करोड़ रुपए का उनसे, उसके अलावा तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो कुछ भी नहीं। उससे मार्केट में बड़ी रेवोल्यूशन और हाँ पता नहीं जी, सिस्टम वैसा ही है सर, मैं तो वही चला रहा हूँ पिछले। देखिए ऑनलाइन सिस्टम 2005 या 6 में आ गया था। क्या नाम था उसका, बड़ा प्यारा नाम था, जहन से मेरे निकल गया। ठीक है, अब वो जो ऑनलाइन हम तो फिलहाल वैसे ही चला रहे हैं, ठीक है ना। मेरा पॉइंट ये है कि ये डीम्यूचुअलाइजेशन के बाद एक इन्वेस्टमेंट का एक नया फेज़ आना चाहिए था,
क्रॉस लिस्टिंग होनी चाहिए थी। हमारा इन्वेस्टर वहाँ पे एक्सेस रखता, उनका इन्वेस्टर यहाँ एक्सेस रखता। और इंजेक्ट होता, फंड इंजेक्ट होता, क्योंकि हमें इंजेक्ट तो होता यही ना। अट्रैक्शन दी गई थी ना कि यार ये स्ट्रेटेजिक, देखें हमें ये बताया गया था कि ये स्ट्रेटेजिक है और इंजेक्ट होगा। ऐसे ही तो हमने यही सोचा, आप लोगों के ब्रोकरों ने अपनी मेंबरशिप्स जो कि इतनी महंगी हुआ करती थी वो कॉम्प्रोमाइज, मतलब एक तरह से टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए आज भी ना आपकी स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक मार्केट की के लिए जो लोग रोल अदा करते हैं वो ब्रोकर कम्युनिटी ही है। आपको याद है ना कितनी लड़ाई झगड़ा होता था कि साहब मुझे मिलेगा। हाँ हाँ मुझे याद है बिल्कुल। लेकिन अब चेंज हो गया। नहीं यही ना मैं आपको बता रहा हूँ ना कि डिम्यूचुअलाइजेशन के बाद कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज मैं आपसे बैठ के कहूँ कि देखें कोई बहुत बड़ा जो है वो चेंज आ गया हमारे पास। इवन के मैंने तो किसी म्यूचुअल फंड को भी नहीं सुना कि कोई चाइनीज़ फंड हमारे यहाँ आया हो कि कोई सब्सटेंशियल उसने कोई अमाउंट याद रखें उनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में कर रहे हैं वो लोग। आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।